जेनेटिक्स की बात करते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं इसको, है ना। इसका फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन से हैं, फादर कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। कौन है, मेंडल है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें जेनेटिक्स मतलब कि आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी मतलब कि इसमें जो भी गुणसूत्र हैं, जो भी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने वाले कैरेक्टर्स हैं, उन सब का जो अध्ययन है वो इसी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। सही कथन को पहचान कीजिए। सबसे पहले हमको देखना है इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। राइट स्टेटमेंट को आपको बताना है। चलिए, सी ऑप्शन दिया है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। फोर्थ दिया है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो ना, ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। ये नंबर हैं 23 होते हैं, चाहे एक्स की बात कर लो चाहे वाई की बात कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। और एक जोड़ा ऐसा होता है जो क्या कहलाता है, एक्स वाई, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फादर के पास होता है, ठीक है। तो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। यदि फादर के क्रोमोसोम्स से, इसको समझते हैं थोड़ा सा, यदि मान लीजिए मदर का क्रोमोसोम XX होता है और फादर का क्रोमोसोम्स XY होता है, तो यदि मदर के क्रोमोसोम्स से क्या आएगा, यहाँ से X आएगा और X आएगा, ठीक है। और फादर के एक मिनट, इसको देखिए, XX हो गए, XY हो गए, तो मदर के क्रोमोसोम से X आ रहा है और फादर के क्रोमोसोम से भी X आ रहा है, तो चाइल्ड क्या होगी, ये गर्ल होगी, लड़की होगी। ये क्या होगा, ये बच्चा क्या होगा, लड़की होगा, एक बेबी बॉय होगा, सॉरी बेबी गर्ल होगी, ठीक है, गर्ल होगी। और यदि मदर के क्रोमोसोम से X आ रहा है और फादर के क्रोमोसोम से Y क्रोमोसोम आ रहा है, तो ये बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। ये क्या होगा, लड़का होगा। ये डिटर्मिनेशन होता है, तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। 23 में 22 पेयर कैसे होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और एक पेयर ऐसा होता है जो क्या होता है, 23वां जो पेयर होता है, ये एक पेयर आप कह लीजिए, क्लियर। एक पेयर कैसा होता है, ये 6 डिटर्मिनेशन होता है इसके द्वारा, 1 पेयर, ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक पेयर रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि किसके पास होगा, फादर के पास होगा, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम्स को एक्स वाई क्रोमोसोम को ये क्या कहेंगे, ये फादर हो जाएगा और ये मदर के क्रोमोसोम होंगे। तो लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो फादर से क्रोमोसोम आ रहे हैं, क्योंकि फादर के पास ही XY क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लिंग निर्धारण की बात जब आती है, आपको पता होना चाहिए कि कई बार होता है ना कि लोग जानकारी नहीं है क्या होता है क्या नहीं, तो लोग कहेंगे कि औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़की पैदा कर रही है, लड़के पैदा कर रही है। बेटा उसके बस में है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिंग निर्धारण
औरत की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वो उसके फादर की वजह से हो रहा है, पिता की वजह से हो रहा है। यदि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो लड़की होगी, यदि वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो वो लड़का होगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो रहा है वो फादर की वजह से हो रहा है, ना कि मदर की वजह से, ठीक है। यदि एक्स एक्स होगा तो वो गर्ल होगी, और यदि एक्स वाई हो गया, फादर का जो क्रोमोसोम है वो वाई आ गया, और मदर का क्रोमोसोम, क्योंकि मदर में तो क्रोमोसोम है ही एक्स एक्स, है ना, तो ये डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, फादर का ही क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन के लिए। इनमें 22 ध्यान रखेंगे, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर ऐसा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों या ट्रेड्स को नियंत्रित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्रों के माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से, या फिर एंजाइम्स के माध्यम से। जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, तो ये होता है हार्मोन्स। रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिले। चलो ये बहुत पूछा जाता है, और आई थिंक ये सबको पता होगा। इन्होंने जब F2 पीढ़ी का एक तरह से डिटर्मिनेशन निकाला तो इनको जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले वो मिले हैं 9:3:3:1 के पेयर में, ठीक है। ये F2 पीढ़ी का एक इनका फिनोटाइप रेशियो था। क्या था, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, दैट इज द डीएनए। क्या है, ये है डीएनए, और इसी में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी वंशानुगत गुणों का परिवहन होता है वो इन्हीं जीन्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है। देखिए कंडीशन क्या है कि एक टॉल है, पूर्णतः टॉल है, और एक डॉर्फ है। अब यहाँ से क्या हुआ रहा है कि F1 पीढ़ी में पूछा है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको क्रॉस करवाइए, इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यहाँ से टी आया, और यहाँ से स्मॉल टी आया, फिर यहाँ से टी आया, और यहाँ से स्मॉल टी आया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है, ये दोनों टॉल होंगे। अगर इसमें हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब इसमें एक डॉर्फ आएगा, बाकी तीन क्या आएंगे, बाकी तीन क्या आएंगे, टॉल ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें टी क्या है, ये एक सुपीरियर है, मतलब टी क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आता है, जो इसको क्या कर सकता है, मतलब कि स्मॉल टी यहाँ नहीं दिखेगा, ये कैपिटल टी ही माना जाएगा। टी का मतलब टॉल ही होंगे दोनों। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि पौधों की लंबाई टी या टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि पौधों की लंबाई टी और टी द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप जो संतति के सभी पौधे में लंबे होने का कारण है वो है कि जो भी लंबाई है वो कैपिटल टी के द्वारा ही क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है। तो चूंकि कैपिटल टी दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों पौधे टॉल प्रेजेंट होंगे, लंबे होंगे दोनों पौधे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है हमें, लिंग गुणसूत्रों जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग्म होता है। सबसे पहला है मानव मादाओं में, सांपों में, स्टारफिश में, या फिर मानव नरों में। किसमें लिंग गुणसूत्र या जिनको सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, कहां पर देखने को मिलता है। चलिए बताएंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग्म कहां पर मौजूद होता है।
बताना है क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। मानव के मतलब जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनमें, स्नेक्स में, सांपों में, स्टारफिश में, या फिर मानव नरों में। ध्यान रखेंगे पूछा क्या है, पूछा है कि सेक्स क्रोमोसोम्स का पूर्ण युग्म होता है, मतलब कि एक ही टाइप के गुणसूत्र होंगे, या तो एक्स एक्स होंगे या फिर एक्स वाई सॉरी वाई वाई होंगे। तो एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमंस की फीमेल्स में होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्स गुणसूत्रों का एक ही टाइप का सीक्वेंस पूछा है, एक पूर्ण युग्म पूछा है। तो ये मानव की मादाओं में होता है जो कि एक्स एक्स होता है, सॉरी एक्स एक्स होता है। अगर आप बात करोगे एक्स, ठीक है, एक्स एक्स ये एक पूर्ण गुणसूत्र है। और अगर मानव के नरों में बात करेंगे तो एक्स वाई होता है, ये एक युग्म नहीं है, ये अलग अलग हो गया है ना, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स अलग गुणसूत्र है, वाई अलग गुणसूत्र है, तो ये एक युग्म नहीं है। अगर आप बात करते हो कि एक ही जैसा युग्म कौन है, तो वो एक्स एक्स है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनमें एक्स एक्स गुणसूत्र ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? जो हमने पहले डिस्कस किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, रॉबर्ट हुक को, जेम्स वाटसन को, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को? तो आपको पता है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। इन्होंने किस में प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पे इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, 23, 44 या फिर 22 गुणसूत्र? चलो बताएंगे। एक नॉर्मल सेल्स में, एक सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र ही होते हैं, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कितने होते हैं? जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 23 नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 नंबर ऑफ गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? जीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बी ऑप्शन, ये डीएनए के खंड होते हैं। सी ऑप्शन, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। एंड डी ऑप्शन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो बताना है, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपने पढ़ा है, डीएनए बना ही होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन्स का, पेंटोज शुगर का, है ना। उसके बाद ये डीएनए के खंड होते हैं, करेक्ट है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, यही क्या है, इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है भैया। परिवर्तन कब होता है? जब आपने माइटोसिस पढ़ी होगी। माइटोसिस में प्रोफेज में पहली एक फेज प्रोफेज में एक ऐसी फेज आती है जिसको आप पढ़ते हो क्रॉसिंग ओवर, पढ़ते हो ना, कहां पर देखने को मिलती है? डिप्लोटीन अवस्था में। तो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस था जो दो सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में होता है और उनका मटेरियल आपस में एक्सचेंज होता है, तो वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण के द्वारा होता है। शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता की आहार संबंधी आदतों से, या फिर डिंब में मौजूद गुणसूत्रों से, किससे लिंग का निर्धारण होता है? चलो बताओ, अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। क्या आपने पढ़ा है ऐसा कि जो भी गुणसूत्र है, चाहे वो आप बात कर लो शुक्राणु में या फिर डिंब में, क्या दोनों में एक जैसे गुणसूत्र होते हैं? तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि भैया मदर में होते हैं एक्स एक्स और फादर में होते हैं एक्स वाई। एक्स वाई को ही क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करते हैं
यही डिसाइड करते हैं कि जो भी आने वाला बच्चा है वो लड़की होगा या फिर लड़का होगा। क्यों? क्योंकि मदर के पास एक युग्म होता है, एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं, इसमें से एक्स गुणसूत्र ही आएगा, इसमें से एक्स गुणसूत्र ही आएगा। इसमें से अगर एक्स गया तो ये लड़की होगी और इसमें से अगर वाई गया तो ये लड़का होगा। तो ये बॉय रिस्पॉन्सिबल है या फिर गर्ल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये जो फादर से गुणसूत्र जा रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेटिंग जो सेक्स के लिए जो क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो किसमें? वो स्पर्म सेल में, शुक्राणु में मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों में ही क्या होता है, व्यक्ति का जो भी लिंग निर्धारण है वो उसके द्वारा होता है। ठीक है, पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में अगर बात करें तो ये किसमें, महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। तो ये बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किससे निर्धारित होता है? पिता के द्वारा निर्धारित होता है। अभी जो मैंने बोला कि हमारे समाज में ऐसा होता है ना कि क्या किया जाता है कि औरतों को बताया जाता है, औरतों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि अरे लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? औरत ने किया है, लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही है ना भैया, उसके बस में नहीं है कि वो लड़की या लड़का चेंज कर ले, ये फादर की वजह से हो रहा है। फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो लड़की ही पैदा होगी, मदर कुछ नहीं कर सकती उसमें। क्यों? क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम ही है, मदर से एक्स ही जाएगा, और फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आता है तब लड़का पैदा होगा, अदरवाइज अगर यक्स आ रहा है तो लड़की ही पैदा होगी, मदर का कोई उसमें रोल ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कितना ताना देते हैं कि अगर किसी को दो बेटियां हो गई, और बेटियों को लोग समझते भी है ना बहुत ज्यादा बोझ है, ये है वो है। अगर आप बेटियों और बेटों में अंतर करेंगे, और ये चीज सीधी सी बात है कि अगर आपको इस लेवल पे अंतर करना है तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करिए ना, क्योंकि बेटी और लड़की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्ची पैदा हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है लड़का, है ना, जो पिता होगा वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको दोष दीजिए। अगर लड़कियां हो रही हैं तो उसकी वजह से हो रही है, ना कि मदर की वजह से। दूसरी चीज, जो बच्चों को शुरू से ही कहा जाता है, ट्रीट किया जाता है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, खैर अब तो बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं, ये अच्छी चीजें हैं कि एक जो परवरिश है, चाहे बच्चों में लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको कभी ऐसा नहीं जताना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुमको ये चीज नहीं करना है, तुम लड़के हो तुम ये कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वुमेन एम्पावर को बढ़ा रहे हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं एक लड़की हूं इसलिए बोल रही हूँ, एक लड़का और लड़की में अगर आप समानता रखेंगे तो लड़की भी उतनी चीजें कर सकती है, वो भी खड़ी हो सकती है जितना कि लड़का कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप उसको उतनी शिक्षा दो, उतनी अवेयरनेस दो, उतनी चीजें प्रोवाइड करो, तो मे बी वो लड़कों से भी आगे निकल जाएगी। क्योंकि लड़के कई बार होते हैं, उनको तो है ही कि अरे हम तो लड़के ही हैं, हम तो, अब ये नहीं कहिएगा अभी इसमें लड़के भड़क जाएंगे कि मैम आप तो लड़कों की बुराई कर रही है ना, बुराई नहीं कर रहे हैं बेटा, बता रहे हैं कि जितनी चीजें लड़कों को प्रोवाइड की जाती हैं, अभी भी बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं कि लड़कियों को नहीं प्रोवाइड की जा रही, चाहे शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे जागरूकता के माध्यम में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। तो वो होता है कि अरे तुम लड़की हो तुम क्या करोगी, है ना, तुम इतना पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम लड़की हो तुम घर पे रहो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो ये अभी भी मानती हैं, बट अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि लड़की और लड़के में कोई असमानताएं नहीं है। आप जो चीजें लड़के को प्रोवाइड कर रहे हो सेम चीजें लड़की को भी प्रोवाइड करोगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, वो सब करेगी, है ना। तो लड़की भी बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, बस उनको सही दिशा और सही व्यवहार की आवश्यकता होती है। अगर वो चीजें आप प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में। अभी भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जहां पर लड़कियां बहुत अपने झंडे लहरा रही हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां कर रही हैं। तो ये प्राउड की बात है हम लोग के लिए कि लड़कियों को अगर मौका मिलता है तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण कहाँ पर होता है, वो फादर की वजह से होता है, और फादर में जो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र हैं एक्स वाई, उसी वजह से ये बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर? तो चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये लाल पीला नीला दिखाई दे रहा है। तो कौन सा
एक अंतर है, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हैं, आरएनए निर्माण में त्रुटियां हैं, प्रोटीन के निर्माण में त्रुटियां हैं, या फिर जीन का अक्रियाशील होना है। भैया अगर डीएनए के प्रतिरूपण में त्रुटियां होंगी तभी ऐसी चीजें बनेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। क्या ये उनकी सफलता का रीजन था? दूसरी चीज है, उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। सी ऑप्शन है, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। एंटी ऑप्शन है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यस्त जीवों की गणना की। क्या है इसका रीजन? तो देखिए मेंडल की जो सफलता हुई है उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो है कि उन्होंने एक पीढ़ी में एक ही करेक्टर को पकड़ा है ना। उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मतलब कि एक टाइम पे आप एक चीज पे फोकस करोगे तभी वो चीज सक्सेस हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अभी हम लोग जैसे कि अभी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो भैया ये पेपर भी दे लो, वो पेपर भी दे लो, है ना। अभी पता चले आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पता चला है एसएससी जीडी भी आ रहा है, चलो उसको भी दे लो, यूपी पुलिस आ रहा है उसको भी दे लो, यूपीएसआई आ रहा है उसको भी दे लो, बैंक आ रहा है उसको भी दे लो, है ना। तो सब में लगे रहते हैं और उसका रीजन क्या होता है कि हम कुछ नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 महीने इसका पढ़ रहे हो, 2 महीने इसका पढ़ रहे हो, 2 महीने इसका पढ़ रहे हो, तो 2-2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर आपको सक्सेस चाहिए और खास करके अगर एक ही फील्ड में आपने निर्धारित कर लिया है कि ये चीज हमको करनी है तो आप उसी पर जुटे रहिए। मे भी टाइम लगेगा लेकिन वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करना है और वो फोकस अगर सही दिशा में होगा तब आप क्लियर रहेंगे, तब आपकी चीजें क्लियर रहेंगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मेंडल ने किया है, इन्होंने अपने संकरण में एक टाइम पे एक ही करेक्टर को पकड़ा है, इसी वजह से इनका जो प्रयोग था वो सफल हो पाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जिंक निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगेन फर्स्ट ऑप्शन है जर्म कोशिकाएं, बी ऑप्शन ऑटोसोम्स, सी ऑप्शन एलोसोम्स, या फिर डी ऑप्शन प्लियोट्रोपिक जीन्स। कौन से जीन्स हैं जो कि लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इनको ध्यान रखेंगे, इनको एलोसोम्स बोला जाता है। इनको एलोसोम्स बोलते हैं जो कि XY होते हैं, जो फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनको एलोसोम्स बोलते हैं। और जो 23 में 22 नंबर ऑफ होते हैं, 22 पेयर ऑफ होते हैं, ये 22 पेयर क्या होते हैं? ये ऑटोसोम्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको ध्यान रखेंगे, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और एक नंबर जो एक पेयर होता है वो क्या कहलाता है? ये एलोसोम कहलाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेक्स निर्धारण के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि फादर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है मटर के पौधे की लंबाई, बिल्कुल किया था। बीज की आकृति, बिल्कुल किया था। पत्तों की आकृति या फिर फूलों के रंग। पत्तों की आकृति का अध्ययन नहीं किया था, आपने नहीं पढ़ा है। बाकी जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनमें से एक तो मटर की लंबाई थी, जिसमें आपने पढ़ा था ये कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। उसके बाद बीज की आकृति थी, राउंड होगा, है ना, ये राउंड होगा या स्मॉल आर होगा, ये पढ़ा था। फूलों का कलर पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये क्या होगा? पिंक होगा, ये डब्लू या फिर ऐसे ही कुछ प्रेजेंट था, है ना। तो ये किस कलर के होंगे? पिंक होंगे कि गुलाबी होंगे, व्हाइट होंगे? तो फूलों का कलर भी था। केवल पत्तियों की आकृति ऐसा करेक्टर नहीं था जो इनके द्वारा लिया गया था, तो पत्तियों की आकृति इनके द्वारा डिफाइन नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, या फिर प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। कौन सा कथन इनमें से सही है?
क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखेंगे। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभी सही बताया, अब गलत बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन है प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। सी ऑप्शन है युग्मक निर्माण के समय दे युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं। एंड डी ऑप्शन जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। चलो कौन सा एक ऑप्शन है जो यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए है ऑप्शन सी, ये युग्मक निर्माण के समय युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। राइट स्टेटमेंट बताना है। अगेन फर्स्ट ऑप्शन है आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया जाता था, उसके बाद स्वनिषेचन। बी ऑप्शन है केवल स्वनिषेचन किया गया। स्वनिषेचन का मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया। सी ऑप्शन है आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया, उसके बाद पर निषेचन किया गया, और लास्ट में दिया है केवल पर निषेचन, मतलब कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया। चलो बताना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो देखिए अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या हुआ है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया, उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो कहेंगे कि आरंभ में पौधों का पर निषेचन मतलब कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके बाद इनका स्वनिषेचन किया गया है, मतलब कि फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया है। F1 पीढ़ी में जैसे आप पढ़ते हो ना, टी और टी है और स्मॉल टी है, तो इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया। यहाँ से टी आएगा और यहाँ से भी टी आएगा, यहाँ से टी जाएगा और यहाँ से भी टी जाएगा। तो इनका पहले ये क्या था, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन था, है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन था। उसके बाद अब जो ये हुआ है, तो यहाँ पर फिर अगेन इनका क्या हुआ है, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया है। तो ये क्या हो जाएगी, F1 पीढ़ी हो जाएगी, और F2 पीढ़ी में क्या करवाया जाएगा, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, और ये मात्र या पितृ मूल की ही हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे स्पीशीज के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है मेंडल के प्रयोगों के परिणामों में। बी ऑप्शन है जातियों में उत्परिवर्तन में। सी ऑप्शन है जीवों की जाति उद्भवन में, या फिर गुणसूत्र संख्या में भिन्नता में। कहां पर इसको नोट किया गया है, कहां पर बताया गया है? चलिए तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, ये बताए गए हैं, ये मेंडल के प्रयोगों के परिणामों में बताया गया है कि क्या होगा, कैसे डिटर्मिनेशन होगा, स्पीशीज कैसे एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, मात्र या पितृ की मूल क्या होगी, उनके बाद उनके डीएनए कैसे आपस में रिएक्ट करेंगे, उनमें क्या परिवर्तन होंगे, ये सारी चीजें मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के फलस्वरूप बताया गया है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? उद्यान मटर का, गुलाब का पौधा, लिली का, या फिर मिर्च का? ये गार्डन पी का है ना, इसको बोलते हैं, एक स्वीट पी होती है और एक गार्डन पी होती है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। गार्डन पी, या इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लेता है। साइंटिफिक नेम है इसका पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको गार्डन पी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं
वाले दो पौधों का संयोजन होती है। फर्स्ट ऑप्शन 4, 2, 6 या फिर 8 बताना है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। एक संकरण दो विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले कितने पौधों का संयोजन होती है। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, है ना, दो, या तो वो टी होगा, मतलब कैपिटल टी होगा, या फिर स्मॉल टी होगा, या फिर आप मान लीजिए उसकी बात कर रहे हैं कि वो कैपिटल आर होगा या फिर स्मॉल आर होगा। तो ये दो पेयर में ही लिए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल पैतृक डीएनए, केवल मात्र डीएनए, प्रोटीन, या फिर पैतृक और मात्र डीएनए। देखिए कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, कौन सी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पैतृक और मात्र दोनों डीएनए आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कई बार होता है ना कि अरे इसकी नाक तो इसकी मम्मी जैसी है, इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी हैं, है ना। ये सुना होगा कि अरे इसके गाल, इसकी आंखें या इसके जो हाथ पैर हैं वो माता की तरह हैं और माँ की बॉडी कैसी है, पिता की तरह है। तो उसके लिए दोनों के डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये मत समझिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन से मत जोड़िएगा इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट केवल और केवल फादर से संबंधित होता है। बाकी आप करेक्टर्स की बात करते हो तो वो माता और पिता दोनों के करेक्टर्स बच्चों में आते हैं, है ना। आप अपने घर पे ही देखिएगा कि आपके फादर की बात कर लें, आपके मदर की बात कर लें, या आपको देख के लोग पहचान सकते हैं कि अरे ये उनका बेटा है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि फादर की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेस पे देखने को मिलेंगी, मदर के जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगी। हाथ पैर की बात कर लें, नाक कान गला जो भी हो, है ना। तो कई बार करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फादर से भी मैच करते हैं, मदर से भी मैच करेंगे। कुछ करेक्टर्स आपकी मदर के होंगे, कुछ फादर के होंगे, तो वो मिले जुले होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं पैतृक और मात्र डीएनए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। फर्स्ट ऑप्शन है गोल एंड झुर्रीदार बीज, बी ऑप्शन लंबे एंड छोटे पौधे, सी ऑप्शन सफेद एंड बैगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण थे। फर्स्ट ऑप्शन है झुर्री छोटे और बैगनी फूल, बी ऑप्शन गोल छोटे एंड सफेद, सी ऑप्शन है बैगनी छोटे एंड गोल, एंड डी ऑप्शन है झुर्रीदार छोटे और सफेद। चलो मतलब कि आपसे पूछा है रेसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में, रेसेसिव कैरेक्टर्स का पूछा है, अप्रभावी लक्षण के बारे में पूछा है। तो देखिए इसमें आपको बताना है बैगनी फूल होगा तो वो भी क्या है, प्रभावी लक्षण में आता था। गोल होगा प्रभावी लक्षण होगा, है ना। हरा होगा दाना, वो भी प्रभावी लक्षण होगा। इसमें था कि यदि झुर्रीदार दाना होगा, छोटे दाने होंगे और सफेद फूल होगा, तो ये क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टर्स में आएगा, मतलब कि अप्रभावी लक्षण में आएगा। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। F1 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप रेशियो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3:1, बी ऑप्शन है 1:1, सी ऑप्शन है 2:1 एंड डी ऑप्शन है 1:3। F2 पीढ़ी का पूछा है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको हम क्रॉस करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, उसके बाद क्या लेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी से यहाँ पर क्या आएगा, इनका क्रॉस करवाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं तो देखिए यहाँ से टी आया और यहाँ से भी टी आया, यहाँ से एक स्मॉल टी गया और यहाँ से एक स्मॉल टी गया। तो ये दोनों क्या हुए, ये और ये दोनों कैसे हुए, ये टॉल हैं। ये हो गई F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 जनरेशन हो गई। अब इसमें क्या करवाना है, यहाँ पर अगेन इनका टी और टी से क्या करवाएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, टी और टी, और यहाँ पर क्या करवाएंगे, टी और टी का क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, टी आएगा
और यहाँ से भी टी आएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा। अगेन फिर यहाँ से क्या बात करेंगे, चलिए इसको फिर करवाते हैं। तो स्मॉल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, और इसमें आएगा तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। इसमें देखिए, इसमें ये तीन कैसे हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों टॉल हैं और ये केवल ड्वार्फ होगा। ठीक है, ये F2 जनरेशन में होगा। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जब यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें से टी आएगा, ये कैपिटल टी आया, यहाँ से भी कैपिटल टी आया, कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट में आएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें देखिए, एक तो पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावी है, जिसमें कैपिटल टी आया। ये दो ऐसे हैं जो कि इनमें प्रभावी लक्षण किसका होगा, ये कैपिटल टी का प्रभावी लक्षण होगा। और ये कैसा है, ये ड्वार्फ में आएगा। ठीक है, तो इनका जीनोटाइप रेशियो क्या है, देखिए 3 क्या है, 3 यहाँ पर किस में आ गए, 3 क्या है, लंबे में आ गए और 1 ड्वार्फ में आ गया। इनका जो रेशियो होगा वो 3:1 के रेशियो में आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर टॉल प्लांट होंगे और 1 ड्वार्फ होगा, 3:1 के रेशियो में आएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। मतलब कि एक ही टाइम पे साइंस भी लगा दी और एक ही टाइम पे क्या है, मैथ भी लगा दी। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी ऑप्शन है JBS हॉल्डेन, सी ऑप्शन स्टेनली एल मिलर, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन से वह साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ ही क्या किया है, एक ही साथ इन्होंने प्रयोग किया है किसका, चलो भैया बताओ। तो इन्होंने मैथ और साइंस दोनों का एक ही साथ प्रयोग किया है। आपको पता है ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। और आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब खोज कर ली, जो बताया कि ऐसा ऐसा होता है, जीन का परिवर्तन होता है, जीन में जो इफेक्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, और उसका रीजन भी बताया। तो ये इनकी जब खोज हो रही थी उसी टाइम जो डार्विन और लैमार्क की थियरी चल रही थी कि जैसे आपने सुना होगा ना कि कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। जैसे डार्विन का एक डार्विनवाद आया था, और एक लैमार्कवाद आप पढ़ते हो, वो जिराफ से संबंधित होता है ना, कि जिराफ की गर्दन पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे उसने क्या किया है, धीरे धीरे ऐसे करके मतलब पत्तियां पौधे खाने के लिए उसने अपनी गर्दन ऐसे बढ़ाना चालू किया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके गर्दन फिर ऐसे बढ़ती चली गई। तो उस समय ये विवाद चल रहा था, मतलब ये एक हाइपोथेसिस दी जा रही थी डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जो ये बता रहे थे कि ऐसा होता है। कुछ तो ऐसे कह रहे थे, डार्विन ने कहा कि भैया ऐसा है, देखो कि मतलब ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने कहा कि ये पहले से ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीजें थी। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारी ऐसे पार्ट हैं बॉडी के, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, मतलब उनका यूज नहीं हुआ तो धीरे 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 वो खत्म होते गए। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका यूज हुआ तो वो और डेवलप हो गए। ये मतलब एक बहस चल रही थी, और उसी टाइम पर खोज किया था किन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इतनी बड़ी खोज कर दी किसकी, जेनेटिक्स की। लेकिन अब यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने एक ही साथ विज्ञान और गणित दोनों को लगा दिया, क्योंकि आप जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इन्होंने गणित में दे दिया। अब इन्होंने जब एक होता नहीं है कि एक कमेटी में भेजा, तो वहां पर भैया एक तो बायो वाले है ना, वैसे ही गणित देखे तो कहें कि अरे पागल है क्या, क्या ये गणित के सूत्र उत्र दिखा रहा है, ये कोई मतलब का नहीं है, छोड़ो इसको, ये कोई सेंस नहीं है। और दूसरी साइड वो भी था कि भैया इतना विवाद चल रहा है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन थे नहीं हुए थे, या फिर कह सकते हैं कि इनके यूज की वजह से ऐसे हो रहे हैं। तो
तो ये सारी बहस चल रही थी। उसमें अब पहुंच गए ग्रेगर जॉन मेंडल अपनी किताब लेके, और उसमें ये लिखा पढ़ी किए हैं, उसमें समझा रहे हैं कि ये मैथ वाले पॉइंट, अब बायो वालों को वैसे भी मैथ से दिक्कत होती है ना, तो वहां सारे बायो वाले थे, उन्होंने कहा होगा कि देखो ऐसा है, ये सब रख दो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, और ये क्या तुम समझा रहे हो, मैथ वाली चीजें तुम्हारे मतलब की है ही नहीं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग फिर उस टाइम इन्होंने मान्य नहीं किया जब ये जीवित थे, ठीक है, जब ये जीवित थे उस टाइम तक इनके मान्य नहीं हुई। उसके बाद इनकी डेथ हो गई, इनका प्रयोग रखा रह गया, है ना, प्रयोग रखा रह गया। आप सोचिए कितने बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बता दिया कि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। इतनी बड़ी खोज करने के बाद उनको जीते जी उसका कोई मतलब उसका कोई यही नहीं मिला, श्रेय ही नहीं मिला कि इनने किया है। जीते जी उनको कुछ न पूछा किसी ने, न बताया कि भैया तुमने इतनी बड़ी खोज कर दी, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इनको मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा होगा, और ऊपर से उस टाइम ऐसा हाइपोथेसिस चल रही थी, ऐसा विवाद चल रहा था। तो उन सब चीजों में ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने प्रयोग के लिए कोई भी सहयोग नहीं मिला, या कह सकते हैं कि कोई भी श्रेय नहीं मिला। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद से फिर जब बारी आई कि भैया ये जो कैरेक्टर्स हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट फिर से ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग को रिसर्च करते हैं, और उन्होंने फिर बताया कि भैया वो मतलब इतने साल पहले मेंडल ने यही चीजें बताई थी, और जिसको आपने सुना ही नहीं था। तब जाके इनके मेंडल के जो प्रयोग थे उनका री इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद उन साइंटिस्टों ने, 3 साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने वापस से इनकी री खोज की और बताया कि ये लक्षण किसने बताए हैं, ये लक्षण बताए हैं मेंडल ने। तब इनको जाके श्रेय मिला, मतलब मरने के बाद मिला, मरने के बाद इनको श्रेय मिला कि अच्छा भैया मेंडल थे, उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई थी, उनको इसका श्रेय दिया जाए। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि विज्ञान और गणित का प्रयोग एक साथ किसने किया था, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में किया था। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। बी ऑप्शन है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संकरण या फिर असंगत जीन होने चाहिए। सी ऑप्शन है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संकरण या असंगत जीन होना चाहिए। एंड डी ऑप्शन है प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। चलो बताना है इनमें से कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है ना। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, मातृक जीन की बात कर लें या फिर पितृक जीन की बात कर लें, दोनों डीएनए से, माता और पिता के दोनों डीएनए से समान कैरेक्टर्स जाते हैं बच्चे में, है ना। बी ऑप्शन है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संकरण असंगत जीन होने चाहिए। ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों में एक ही संकरण असंगत जीन नहीं होना चाहिए। यही इनकरेक्ट है। इसमें क्या होने चाहिए, एक ही टाइप के संगत जीन होने चाहिए। ठीक है, 2 संस्करण जीन होने चाहिए, एक ही से काम नहीं चलेगा। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मदर और फादर के डीएनए से दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे में जाएंगे। माता के समान भी कुछ कैरेक्टर होंगे और पिता से भी कुछ कैरेक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। इसमें अगर आपको युग्मकों का निर्माण करना है तो कितने प्रतिशत में निर्माण करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसमें दिया है कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड क्या है कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इसके लिए दिया है कि यदि युग्मकों का निर्माण करना है तो कितने निर्माण करेंगे आप। जीन वाले
निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। युग्मकों को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करवाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। टी हो जाएगा, उसके बाद डब्लू हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल टी हो जाएगा, ये भी डब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, डब्लू हो गया, ये कैपिटल डब्लू होगा, ठीक है, ये कैपिटल डब्लू हो गया और स्मॉल टी हो गया, और स्मॉल टी एंड क्या हो गया, स्मॉल डब्लू हो गया। तो एक तो रेसेसिव आ गया, मतलब कि 25% ये क्या हो गया, ये 25% ऐसे आ गए जो रेसेसिव में आ गए, और बाकी ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब कि ये प्रभावी लक्षण में आ गए 75%। तो 75% क्या होंगे, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में होंगे, बाकी इसमें 25% क्या होंगे, तो 25% पादप ऐसे प्राप्त हुए जो कि क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम लोग, 25%। क्लियर, 25%। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के संकरण के पश्चात सभी, देखिए F1 जनरेशन में तो सब क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। उसके बाद F2 जनरेशन में जब इनमें स्वनिषेचन करवाएंगे तो इनमें जो पादपों का अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में होगा, है ना। ये क्या हो गए, 3 क्या हो गए, ये 3 ऐसे हो गए और ये 1 के अनुपात में आएगा, तो ये 3:1 के अनुपात में आएगा। 25% यहाँ पर छोटे पादप क्या होंगे, प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। एक युग्म होता है जो कि 23 पेयर होता है ना, 23वां पेयर होता है, 23वां जोड़ा होता है, जो कि गुणसूत्र वो एलोसोम्स कहलाते हैं, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मटर के पौधों पर मिंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। बी ऑप्शन दिया है कि मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए गए। सी ऑप्शन है लंबे पौधे बौनों पौधों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। एंड डी ऑप्शन कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के कारण एक जीन हो या 2 जीन हो। चलो इसका रीजन बताओ, क्यों बोला गया लंबे पौधे को, क्यों बोला गया कि ये क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और छोटे पौधे को मतलब कि बौने पौधे को क्यों बोला गया कि ये क्या है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो रिसेसिव कैरेक्टर में आएगा। तो इसका रीजन ये है कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के कारण एक जीन हो या फिर वो 2 जीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लंबा पौधा मतलब लंबा ही होगा, चाहे वो, अब आपने ऐसे सुना एक युग्मी, मतलब कि यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये क्या होगा, ये लॉन्ग ही होगा, है ना। ये लंबे पौधे में ही आएगा, टॉल में ही आएगा, इसको टॉल कहते हैं। या फिर यहाँ पर कैपिटल टी है तो भी ये टॉल में ही आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि एक जीन है या फिर 2 जीन है, एक विकल्पी है या फिर 2 विकल्पी है, ये दोनों क्या है, टॉल में ही आएंगे। और अगर आप रिसेसिव की बात करते हो तो यदि ये स्मॉल टी है तो ये रिसेसिव में आएगा। रिसेसिव मतलब कि कौन सा, तो ये ड्वार्फ में आएगा, है ना। तो ये अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है नहीं, ये क्या मतलब प्रोमिनेंट नहीं है ना। टी अगर प्रोमिनेंट होता तो ये फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी कैसा होता, तो ये ड्वार्फ हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है, इसी वजह से चाहे वो एक युग्मी हो या फिर 2 युग्मी हो, दोनों में वो टॉल ही कहलाएगा। इसी वजह से क्या बोला गया, लंबे पौधे को प्रोमिनेंट कैरेक्टर या कह सकते हैं प्रभावी लक्षण बोला गया, जबकि बौने पौधे को अप्रभावी लक्षण में बताया गया। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। बी ऑप्शन है कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीवन में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। सी ऑप्शन है सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। एंड डी ऑप्शन लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं।
चलो बताना है क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। कौन सा यहाँ पर एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत पूछा है आपसे, गलत बताना है। तो आपको पता है सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र की बात ही आती है भैया फादर के लिए, है ना। एक्स वाई आपने पढ़ा है, ये फादर के लिए होता है ना कि मदर के लिए, यही गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। दूसरा दिया है हाँ इनमें भिन्नता होती है, एक्स युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, एंड डी दिया है, सी दिया है हाँ वाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, एंड डी दिया है कि नहीं उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए बताना है कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्रों के बीच में कोई दृश्य भिन्नता होती है कि नहीं होती है? तो देखिए ये हाल ही में अभी रिसर्च किया गया है और इसमें पाया गया है कि इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, उनके आकार या फिर उनके गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता है। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मात्र और पितृ दोनों गुणसूत्रों द्वारा, बी ऑप्शन मात्र गुणसूत्रों द्वारा, सी ऑप्शन ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर पितृ गुणसूत्रों द्वारा। अभी आपने डिस्कस किया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एलोसोम्स बोलते हैं इनको, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक के अलावा सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए, रॉन्ग स्टेटमेंट देना है आपको कि मेंडल से रिलेटेड कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सबसे पहले दिया है उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले वैज्ञानिकों ने जीवों का संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया। ठीक, सी ऑप्शन दिया है उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था, और लास्ट में दिया है उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ऐसा तो नहीं सुना है हमने, है ना, कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर अध्ययन किया था। बाकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया है, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को पकड़ा है। आज जो गणित और कह सकते हैं कि विज्ञान दोनों को मिश्रित किया है। उन्होंने एक समय पे एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया है। तो ये सारे रीजन थे, इसी वजह से मेंडल के प्रयोग सफल हुए। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इनकरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे से कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? ये F2 जनरेशन में पूछा था आपसे, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे होंगे, बी ऑप्शन है झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे, सी ऑप्शन है गोल बीज वाले बौने पौधे होंगे, या फिर गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे। चलिए बताएंगे इसके लिए क्या होगा राइट आंसर, कौन से सही राइट आंसर होंगे। तो देखिए इसमें जब किसके साथ संकरण करवाया जा रहा है, यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, गोल बीज वाले लंबे पौधे मिलेंगे उनको। ठीक है, संकरण के फलस्वरूप क्या होंगे, गोल बीज वाले लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र जिसको XY गुणसूत्र बोलते हैं, इनके बीच क्या अंतर होता है, इनमें कौन से डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला दिया है इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है,
बी ऑप्शन दिया है एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। सी ऑप्शन दिया है वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक्स वाई गुणसूत्र में देखने को मिलते हैं, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है और वाई गुणसूत्र कैसा होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, इनके आकार में अंतर होता है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है। यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का कारण इनमें से क्या था। कौन सा एक रीजन था कि मेंडल सफल हुए अपने प्रयोग में। सबसे पहला है कि वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक चीजों की स्टडी की थी। दूसरा है उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया। सी ऑप्शन है उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। एंड डी ऑप्शन है उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मेंडल को अपने जो खोज थी उसमें सफलता मिल पाई। तो उनका जो सबसे बड़ा रीजन था उनका जो रीजन था वो ये था कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, इसी वजह से उनका प्रयोग सफल रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। यदि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में F2 जनरेशन नहीं देखी होती, नहीं गणना की होती तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, या फिर वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। कौन सा ऐसा रीजन होता यदि वो F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं करते तो क्या होता, तो वो पता ही नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा है क्रॉसिंग, जो पहला क्रॉस होता है वो क्या होता है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो अप्रभावी लक्षण है वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो एक प्रेजेंट होता है, जो कि F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे से कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है लंबापन बौनेपन पर प्रभावी होगा। बी ऑप्शन है एक जनक पौधा संयुग्मी था और दूसरा विषम युग्मी था। ठीक, तीसरा दिया है जनक पौधे विषम युग्मजी थे। एंड डी ऑप्शन दिया है यह जीनों के स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाता है। कौन सा रीजन होगा इसका, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसमें आपको पता है कि जो लंबापन वाला पौधा है वो बौनेपन पर प्रभावी होता है, मतलब कि लंबा वाला जो करेक्टर है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और जो बौने वाला पौधा है वो प्रभावी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात क्या है। कौन सा रेशियो है जो मिला है 9:1:3:3 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने दो प्रयोग किए, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया और दो छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे, हमको क्या रिजल्ट मिलेंगे।
सबसे पहला दिया है प्रयोग फर्स्ट में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकंड में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। क्या ऐसा होगा? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया है प्रयोग फर्स्ट में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकंड में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लंबा पौधा है वो क्या है? वो डोमिनेंट स्टेज में है। क्लियर? तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? सबसे पहला है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसको पर निषेचन बोलते हैं, एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसको स्व निषेचन बोलते हैं। सबसे पहला है केवल लाल रंग ही प्रभावी है। दूसरा है लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं। तीसरा है लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, जब हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। एंड लास्ट दिया है हरा अप्रभावी होता है। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए लाल और हरा दोनों ही प्रभावी होंगे, हालांकि हरे का कम संख्या में उत्पादन होगा, यह निष्कर्ष गलत है। क्यों? क्योंकि केवल लाल रंग ही प्रभावी होगा तथा हरा रंग यहाँ पर अप्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो गलत है? सबसे पहला है मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। क्लियर? बी ऑप्शन है उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। सी ऑप्शन दिया है द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। डी ऑप्शन दिया है F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे के वंशानुगत हुए हैं। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? चलिए मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो आइए देखते हैं। मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बौने उद्यान मटर के पौधों का प्रयोग किया। बिल्कुल किया, सही है। बी ऑप्शन दिया है उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उसके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए, परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। ये भी करेक्ट है, क्योंकि F1 जनरेशन में आपने देखा था कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? लॉन्ग थे, है ना। सी दिया है द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। नहीं भैया, सभी पौधे लंबे नहीं थे। यहाँ पर एक बौना पौधा होता है, बाकी 3 लंबे पौधे होते हैं, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे के वंशानुगत हुए थे। ये भी करेक्ट है, क्योंकि F2 जनरेशन में आपने अगर क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो उसके बाद होता क्या है कि 3 ऐसे पौधे मिलेंगे जो लॉन्ग होंगे और एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, है ना। तो ये इसको इंगित करता है कि वंशानुगत का क्रम यहाँ पर भी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? मतलब कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स पूछा है। 22 होते हैं, 44 होते हैं, 1 होते हैं या फिर 23 होते हैं? ध्यान रखेंगे, इसमें आपसे पूछा है अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या। ये कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। ठीक है, 22 पेयर होते हैं। 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये XX होते हैं। और एक पेयर होता है, एक पेयर कैसा होता है? इसको एलोसोम्स बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है? XY होता है, फादर में देखने को मिलता है। ये क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? 6 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 4,
सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 1। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर पूछा है एक्स एंड वाई, ये 2 गुणसूत्र होते हैं जो कि लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। एक सामान्य मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो दैट इज द नंबर ऑफ 2। एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत आते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका पाइसम सटाइवम। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए पाइसम सटाइवम, क्योंकि ये देखिए एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं। पाइसम सटाइवम, ये इंग्लिश लिख लीजिए, ये आप लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? लड़की यदि हो रही है, गर्ल हो रही है, तो उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे? सबसे पहला है एक्स वाई, बी ऑप्शन एक्स जेड, सी ऑप्शन एक वाई वाई एंड डी ऑप्शन एक्स एक्स। तो ये क्या है? एक्स वाई और एक्स एक्स, यही 2 गुणसूत्र होते हैं। यदि ये गुणसूत्र हैं तो वो बॉय होगा, और यदि ये गुणसूत्र हैं तो वो गर्ल होगी, है ना। तो ये अगर लड़की है तो उसके गुणसूत्र क्या होंगे? वो एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? सबसे पहला पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है प्रभुत्व का सिद्धांत, तीसरा है स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत एंड चौथा है बायोपिक्स का सिद्धांत। ये इसमें नहीं आता है क्योंकि बाकी 3 नियम मेंडल ने दिए थे, एक ये नियम मेंडल का नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आणविक जातिवृत्ति बोलेंगे, बी ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टिकोण बोलेंगे, सी ऑप्शन है डीएनए अध्ययन बोलेंगे, या फिर कायांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए सही वर्ड। तो इसको आणविक जातिवृत्ति बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, अपने जीन्स का 3/4 हिस्सा सभी जीन्स में, या फिर अपने जीन्स का 1/4 हिस्सा। माता पिता का प्रजनन में कितना सहयोग होता है? तो ये अपने जीन्स का आधा हिस्सा क्या करते हैं? बच्चों के जीन्स को देते हैं, ठीक है। तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा माता और पिता से आता है जो बच्चे में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? नंबर में होते हैं 46 इन नंबर। एक सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो दैट इज द 46 इन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगेन वही क्वेश्चन है, 46 इन नंबर। क्रोमोसोम्स पूछे या फिर गुणसूत्र पूछे, एक ही बात है। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से, या फिर पोषण से। तो गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, बी ऑप्शन है सेंट्रोमियर, सी ऑप्शन सेंट्रोसोम, या फिर जीन। उस बिंदु का क्या नाम है जिसमें जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़ते हैं? क्रोमैटिड जो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं, ये ऐसा बिंदु होता है जिसमें क्रोमैटिड, ये मान लीजिए 2 क्रोमैटिड हैं तो ये ऐसे जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जो जीनोटाइप कहलाता है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो समलक्षणी फिनोटाइप क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बौना और झुर्रीदार, बी ऑप्शन दिया है लंबा और झुर्रीदार, सी ऑप्शन बौना और गोल, एंड डी ऑप्शन दिया है लंबा और गोल। ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि ये जो
स्मॉल टी है वो क्या जाएगा, वो जाएगा बोने के लिए, और यहाँ पर जो एक आर है, कैपिटल आर है, वो किसके साथ जाएगा, तो वो गोल के साथ जाएगा। ठीक है, तो बीज कैसा होगा, बीज गोल होगा, लेकिन वो पौधा कैसा होगा, बौना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल फली, या फिर गोल बीज। गोल फली आपने नहीं पढ़ी होगी, झुर्रीदार बीज भी होते हैं, हरी फली भी होगी और गोल बीज भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण इनमें कौन सा, बीज का आकार था जिसमें गोल और झुर्रीदार हो सकते थे, बीज का रंग था पीला और हरा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे फूल के रंग में, तो उन्होंने बैंगनी और सफेद लिया था। फूल का फली का आकार क्या था, तो फूली हुई और संकीर्ण हुई। उसके बाद फली का रंग हरा और पीला था। पुष्प की स्थिति की बात कर ले, अक्षीय थी और अंत थी, और तने की लंबाई लंबा और बौना पौधा था। ये मेंडल ने अपने प्रयोगों में इन लक्षणों पर विचार किए थे। अब इसमें कौन सा एक लक्षण नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल फली इसमें नहीं थी, है ना, क्योंकि फली का आकार क्या था, फली का आकार था फूली हुई और संकीर्ण हुई। बाकी झुर्रीदार बीज थी, हरी फली भी थी, आलसो कह सकते हैं कि गोल बीज भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, कौन से सबस्टेंस हैं जो आनुवंशिक जेनेटिक्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। युग्मक है, जीन है, आनुवंशिकी है, या फिर जर्म कोशिका है। तो इसमें हो जाएगा क्या, जीन्स। जीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक्स के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, पुनः निर्माण बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं, या फिर द्विविषय विखंडन बोलते हैं। चलिए क्या बोलेंगे इसको, तो इसको टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, इसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। सबसे पहला है 44 गुणसूत्र होते हैं जो XX होंगे, 22 गुणसूत्र होंगे जो XX होंगे, 24 गुणसूत्र XY होंगे, या फिर 22 गुणसूत्र XY होंगे। चलो आपको बताना है एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो आपको पता है 46 इन नंबर होते हैं, है ना। गुणसूत्रों की संख्या यदि पूछी जाए तो 46 नंबर में होते हैं और 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। यदि गर्ल की बात आ रही है, लड़की की बात आ रही है, तो इसमें कौन कौन से गुणसूत्र होंगे, XX होंगे, और यदि बॉय की बात आ रही है तो इसमें कौन से गुणसूत्र होंगे, XY होंगे। तो XY अगर नंबर में पूछ रहा है तो 46 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो 44 गुणसूत्र और XX ये क्या हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। 44 ये हो गए और 2 ये हो गए, है ना। तो 44 + 2 ये XX गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या 4 सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्या ये सही है। बी ऑप्शन दिया है, किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। ऐसा तो कतई नहीं पढ़ा हमने, है ना। सी ऑप्शन है, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 21 जोड़े अलिंगी होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, ना कि 21 जोड़े। लास्ट दिया है,
द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए हम उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है, XY गुणसूत्र है ये, जो कि क्या होता है, ये द्विगुणित कोशिकाओं में द्विगुणित जीव में देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, माँ के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से, या फिर पिता के रक्त समूह से? बच्चे में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये होता है क्रोमोसोम्स की वजह से, जो कि फादर से आते हैं। फादर क्या है? फादर में XY गुणसूत्र होते हैं और यही सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 या 21 जोड़े ऑटोसोम्स हैं और 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमंस में 46 गुणसूत्र पाए तो जाते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है, 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और केवल 1 पेयर होता है जो लिंग गुणसूत्र में आता है। जेनेटिक्स शब्द J.T. वॉटसन द्वारा 1906 में दिया गया। वॉटसन के द्वारा नहीं दिया गया, वॉटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था, DNA का प्रयोग किया था, है ना। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा। भैया देखा तो था इन्हें, लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक DNA अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा है तो ऐसा होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल में होता है ना। तो इसी के साथ जाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जेनेटिक्स टर्म का प्रयोग सबसे पहले वॉटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वेटसन ने दिया था। ये नोट कर लीजिए कि कौन से साइंटिस्ट हैं, ये थे वेटसन, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन दिया है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ये तो एकदम सही है ना। मेंडल के द्वारा कौन सा पौधा चुना गया था? तो मेंडल के द्वारा मटर का पौधा चुना गया था। बी ऑप्शन है, गुणसूत्र कारक का वाहक है। क्या गुणसूत्र कारक का वाहक है? बिल्कुल करेक्ट है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। भुजाएं मतलब कि जो हमारे हाथ हैं, वैसे ही पक्षियों के मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। मतलब कि जो पंख हैं पंख हैं किसमें, जो पक्षियों में, वैसे ही ह्यूमन के हाथ होते हैं। तो इनका कोई संबंध नहीं है। इसमें आप ए और बी के साथ जा सकते हैं। ए और बी सही है, सी गलत है। ऑप्शन सी लगाते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? एलील्स बोलते हैं, फिनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइप, या फिर प्रबल जीन बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के समूहों को क्या बोलते हैं? चलो बताओ, आनुवंशिक लक्षणों के जीन के समूह को क्या बोलते हैं? इनको जीनोटाइप बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक प्रजनन में के शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, समान लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं, विपरीत लिंग के 1 जनक होते हैं, विपरीत लिंग के 2 जनक होते हैं, या कोई भी लिंग के 1 जनक। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मादा होगा और एक क्या होगा, एक नर होगा, तभी क्या है, तभी प्रजनन हो पाएगा, है ना। तो विपरीत लिंगों के एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी प्रजनन होगा। तो 2 विपरीत लिंग होंगे और 2 जनक होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 इन नंबर, 23 इन नंबर, 24 इन नंबर, या फिर 48 इन नंबर? तो पहली बात तो यहाँ पर क्या पूछा है, मादा युग्मक में
मतलब कि किसकी बात हो रही है, ये अंडाणु की बात हो रही है, इसमें 23 होते हैं। ठीक है, कंप्लीट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 46 मत लगाइएगा, 23 होगा, क्योंकि आपसे मादा वाला पूछा, मदर का पूछा है। यदि कंप्लीट पूछता तो ह्यूमन का पूछता तो 46 लगा दे, एक का पूछा है तो एक में कितना आएगा, 23 आएगा। क्लियर, 23 आएगा। मादा युग्मक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, अपने जोड़े में समजात XX होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मानव में अनिषेचित अंडे में होते हैं। अनिषेचित अंडा मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है एग का, तब क्या होता है, उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, एक X क्रोमोसोम होगा, XY क्रोमोसोम होता है, या फिर एक Y क्रोमोसोम होता है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडे में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो बेटा अनिषेचित अंडा मतलब कि ये मदर से आ रहा है, और मदर से जो क्रोमोसोम आएगा उसमें X गुणसूत्र होता है, और उसके बाद फादर से, देखिए मदर से XX आएगा तो यहाँ से X ही आएगा। ये एक क्या है, ये जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग में है, और फादर से एक जब फर्टिलाइज्ड होगा मतलब स्पर्म के द्वारा यहाँ पर आएगा, तो चाहे वो X आए या फिर XY आए, है ना, या फिर Y आए, तभी ये डिसाइड होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये फीटस बनेगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये एम्ब्रियो बनेगा। तो एक सिंगल X क्रोमोसोम होगा किसमें, जब अनिषेचित अंडा है, मतलब केवल और केवल जब एग है तो एग में X क्रोमोसोम होगा, उसके बाद X या फिर Y ये फादर के स्पर्म सेल से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 23, 48 या फिर 46? बताना है कि पुरुष के शुक्राणु में कितने नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं। ये अगेन 23 के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 21, 24, 23 या फिर 22। मानव शुक्राणु में कितने होते हैं? 23 हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी या फिर 30 जोड़ी, तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक जनन या फिर मुकुलन? कौन सा ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो ज्यादा विविधता ला सकता है, मतलब कि उसमें क्या होगा, ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं? तो ये लैंगिक प्रजनन के बाद ही हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है मिश्रित लक्षण, प्रबलता, प्रबल और परिसारी या फिर प्रतिसारी। तो इसमें प्रबल लक्षण दिखता है। प्रबल लक्षण मतलब कि जो ज्यादा प्रबल होगा वही लक्षण पहले दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ने वंशाकृति के नियमों का प्रतिपादन किया था, ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज नोन एज। चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को या फिर ओटो हैन को। ध्यान रखेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर पूछा है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे बोला जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। दैट इज द स्टेनली मिलर के द्वारा बताए गए हैं, डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा या फिर हैरोल्ड उरे के द्वारा। तो ये है मेंडल के द्वारा बताए जाने वाले नियम जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को बताते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? अगेन ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ये भी क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी आनुवंशिकी के नियम आते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल से ही रिलेटेड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने।
नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? अगेन ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसकी कहां से मिलते हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स कहां से मिलते हैं? तो वो उसकी मदर से मिलते हैं, है ना। कहां से मिलते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स उसकी मदर से मिलते हैं, और एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम्स वो फादर से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं। ये पिता से निर्धारित होते हैं कि बच्चे का क्या होगा, सेक्स, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स फादर से होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। दैट इज द प्रजातिकरण, परागण, परिवर्तन या फिर निषेचन। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? चलिए बताएंगे, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो ये है परिवर्तन, है ना। क्या है? ये है परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचारण को क्या कहा जाता है? वंश कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं, या फिर आनुवंशिकता कहते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आनुवंशिकता, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, मतलब कि जेनेटिकल डिसऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन थैलेसीमिया, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है रतौंधी एंड डी ऑप्शन है कैंसर। तो इसमें से जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया, ठीक है। बाकी एनीमिया ये क्या होता है? ब्लड की कमी की वजह से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और कैंसर तो ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। थैलेसीमिया एक ऐसा विकार है, ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है, ठीक है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल प्रभावी आनुवंशिक विकार है। तब होता है जब जनकों में संतति में जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक हो, मतलब विषम युग्मकी हो, जैसे RH फैक्टर होते हैं। तो यदि फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH निगेटिव है, तभी ये डिसीज देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होगा? ये विषम युग्मकी है तो बच्चा इनका RH पॉजिटिव पैदा होगा, जिस वजह से थैलेसीमिया मतलब ब्लड बन नहीं पाएगा इसकी बॉडी में। ये एक डिसीज होती है जो कि RH फैक्टर की वजह से होती है माता एंड पिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक मतलब कि केवल X गुणसूत्र, केवल Y गुणसूत्र, X और Y दोनों गुणसूत्र, या तो X या तो Y। चलो बताओ क्या होगा? तो मानव में नर युग्मक या तो X या फिर Y का वाहक होता है, जबकि मानव मतलब जो फीमेल्स होती हैं उसमें केवल X होता है ना। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? प्रजनन के कारण, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण, या फिर हार्मोन के एंजाइम्स के स्राव के कारण। जीन उत्परिवर्तन म्यूटेशंस किस वजह से होते हैं? तो ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण, जो कि DNA में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है। किसको वर्गीकृत करता है? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें दो लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे, जो कि दिखाई देंगे, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्परिवर्तन जिनको म्यूटेशंस बोलते हैं, आनुवंशिक
नहीं होता है। सबसे पहला है विलोपन, बी ऑप्शन है प्रतिलिपिकरण, सी ऑप्शन है प्रविष्टि एंड डी ऑप्शन है दैहिक। दैहिक नहीं होता है मतलब कि शारीरिक नहीं होगा, बाकी ये तीनों के तीनों उत्परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। दैहिक कोशिकाओं मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी सेल हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको पता है उसमें 46 नंबर ऑफ गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, 46 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है। F1 पीढ़ी में प्रबल लक्षण देखने को मिलता है, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा वही देखने को मिलता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट कोडोमिनेंट है, कैरेक्टर रिसेसिव है या फिर कैरेक्टर लिंक किए जा सकते हैं। मेंडल के नियम तब लागू होते हैं जब क्या हो, जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, मतलब कि वो एक्चुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर पा रहे हैं, माता और पिता दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F1 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। F1 पीढ़ी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। F1 पीढ़ी में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद F2 पीढ़ी में स्वपरागण जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वो करवाते हैं। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, पुनरुद्भवन, मुकुलन, लैंगिक या फिर अलैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन सबसे ज्यादा विविधता ला सकता है। सबसे ज्यादा वेरिएशंस किस में देखने को मिलेंगे, तो ये लैंगिक प्रजनन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक गुणों में वाहक है डीएनए, परागकण, बीजाणु या फिर आरएनए। तो ये है डीएनए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 556 गोल हरे और सिकड़े पीले बीजों में हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ बीज होंगे जो गोल और हरे होंगे। तो इसका पूरा का पूरा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा कि इसमें कितने बीज गोले और पीले होंगे, इसका आंसर है 315। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में पूरा वो 46 का ये पूरा ऐसे चार्ट बनता है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आंसर इसका है 315। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। चलिए, आंसर वैसे 315 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1। 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एलील्स क्या होते हैं। एलील्स होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप या फिर अपूर्ण प्राबल्य का रूप। क्या होते हैं, तो बताना है एलील्स क्या होते हैं। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एलील्स कहा जाता है। यह जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। जब एक ही जीन में अलग 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 लक्षण देखने को मिले तो इसको एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिक इंजीनियरिंग को, दूसरा है क्लोनिंग को, तीसरा भ्रूण चयन को या फिर यूजेनिक्स को। किसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसको यूजेनिक्स बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है।
फर्स्ट ऑप्शन है इपीजेनेटिक्स, बी ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है यूजेनेटिक्स एंड डी ऑप्शन है जेनेटिक्स। कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ये है यूजेनेटिक्स, जिसका उद्देश्य ये है कि जो आनुवंशिक गुणवत्ता है उसमें सुधार हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक जे मेंडल का निधन कब हुआ? चलो, जे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में, 1874 ईस्वी में, 1889 में या फिर 1901 में। तो इनका डेथ कब हुई थी? इनकी 1884 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हुई थी। ऑस्ट्रिया में हुई थी, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहां पर इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? सबसे पहला है, एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन है, बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। सी ऑप्शन है, एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। यही इनकरेक्ट है। बाकी अगर बात करें द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है। ये भी करेक्ट है। स्त्री में दो एक समान ही होते हैं गुणसूत्र, एक्स वाई नहीं होते हैं, बल्कि ये एक्स एक्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह अगर एक्स एक्स दिया होता तो ये करेक्ट होता। चलिए, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन से समूह हैं जो देखने को मिलते हैं? यौन गुणसूत्र अगेन कौन सा होगा? सेक्स डिटर्मिनेटिंग, दैट इज द एक्स एंड वाई गुणसूत्र। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा एक्स एंड वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम कहते हैं, जीन्स कहते हैं, डीएनए कहते हैं, या फिर इनको क्रोमोजोम कहा जाता है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक कौन कहलाते हैं? क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? तो इनको क्या बोलते हैं? जनरली जीन्स बोलते हैं, है ना। मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जीन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? फिनोटाइप, आरएनए, जीनोटाइप या फिर जीन? ये भी जीन ही होगा। जीन्स इज द यूनिट ऑफ, जीन्स क्या है? जीन्स को ही यूनिट ऑफ आनुवंशिकता कहते हैं, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उपरोक्त सभी विकल्प, वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, या फिर इनमें से सभी? कौन से लक्षण थे जिस कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना? क्योंकि मटर के पौधे में विषम दिखने वाले गुण देखने को मिलते थे, जो कि दिखाते थे कि कौन से पेयर हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आएंगे और कौन से पेयर हैं जो इन मतलब रेसेसिव कैरेक्टर में आएंगे। उस आधार पर मेंडल ने क्या किया है? उस आधार पर बताया है कि ये आनुवंशिकता को दिखाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विविधता है। विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर। बी ऑप्शन है, एक ही माता पिता की संतानों के बीच में अंतर। सी ऑप्शन उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन दिया है माता पिता और संतानों के बीच में अंतर। म्यूटेशन क्या है? तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। एक ही प्रजाति के मतलब कि एक ही स्पीशीज के व्यक्तियों में आपको अंतर देखने को मिलेंगे। आल्सो कह सकते हैं कि एक ही माता पिता की संतानों के बीच में अंतर। आपका भाई है, आपकी बहन है, तो वो सेम आपके जैसे नहीं होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे शकल सूरत में भी, है ना, कलर में भी। तो माता पिता की बात कर ले और आप एग्जैक्टली अपने फादर की तरह नहीं हैं, या फिर एग्जैक्टली अपने मदर की तरह भी नहीं है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मदर से अगर बहुत ज्यादा मिलता जुलता है तो कह सकते हैं कि हाँ माँ पे गया है, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं होता है, इसी को विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन पारिस्थितिकी विभिन्नता, बी ऑप्शन जैव विविधता,
सी ऑप्शन प्रजाति विविधता या फिर आनुवंशिक विविधता। इसको जेनेटिक्स म्यूटेशन बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स के कारण होती है कि एक ही स्पीशीज में अलग अलग आबादियों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? सबसे पहला है बैक क्रॉस पर, बी ऑप्शन है द्विसंकर संकरण पर जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, सी ऑप्शन है परीक्षण संकरण जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, एंड डी ऑप्शन है एक संकर संकरण जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है? तो ये है युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप। क्लियर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटर के पौधे में कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं, पीला बीज, राउंड सीड, हरी फली या फिर झुर्रीदार बीज। रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है मटर के पौधे में? तो इसमें है झुर्रीदार बीज, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, मतलब कि रेसेसिव होती है? रेसेसिव कैरेक्टर्स कौन सा है? पहला है हरी फली, बी ऑप्शन है झुर्रीदार बीज, सी ऑप्शन है गोल बीज या फिर डी ऑप्शन होगा पीले बीज। चलिए बताएंगे कौन सा अप्रभावी लक्षण है? तो इसमें है झुर्रीदार बीज। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? Y गुणसूत्र, 2X गुणसूत्र, X गुणसूत्र या फिर XX गुणसूत्र। इनमें से कौन सा मेल में पाया जाने वाला गुणसूत्र है? तो आपको पता है कि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो Y गुणसूत्र और X गुणसूत्र होते हैं। फीमेल की बात करते हो, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसमें XX होते हैं। और मेल की बात करते हो तो मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XY होते हैं। इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तो मदर से X ही आएगा, मदर से X ही आएगा। फादर से यदि X आया तो ये गर्ल होगी और फादर से यदि Y आया तो बॉय होगा, है ना। XX क्रोमोसोम होगा तो ये गर्ल होगी, जो बच्चा होगा वो लड़की होगी। और यदि XY आया तो ये क्या होगा? बॉय होगा, लड़का होगा। ये डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है? तो ये फादर में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन करना, बी ऑप्शन है छोटे कंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, सी ऑप्शन है कलियों का निर्माण करना या फिर उपरोक्त सभी विकल्प। इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। क्या है? तो पुनर्जनन का मतलब, रीजनरेशन का मतलब होता है कि छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पर कंप्लीट होता है जेनेटिक्स वाला पोर्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाला पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।